सुनिए, पावर का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट हमको ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी तेजी से हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि एक आदमी किसी काम को बहुत तेजी से कर रहा है, एक आदमी उसी काम को थोड़ा धीरे धीरे कर रहा है, तो जो आदमी तेजी से कर रहा है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे कि ये आदमी काफी पावरफुल आदमी है। मतलब हाँ, फास्ट है तो इसलिए फास्ट है क्योंकि वो पावरफुल है, वो ज्यादा पावर डिलीवर कर पा रहा है। अब जैसे एक आदमी एक काम को 2 घंटे में कर देता है, दूसरा आदमी उस काम को 5 घंटे में करता है, कौन आदमी ज्यादा पावरफुल है? जो 2 घंटे में कर रहा है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को ही कहा जाता है पावर। पावर ना डिवाइसेस का भी होता है। जैसे हम लोग बल्ब खरीदने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि 9 वाट का बल्ब चाहिए, तो वाट जो है पावर का यूनिट है, आपको पता है। तो डिवाइसेस के लिए भी पावर वर्ड यूज होता है, तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा रेट ऑफ कंजम्पशन या फिर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स के केस में फोर्स वर्क ना करता है, तो फोर्स की बात करें तो वो हो जाएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन हम मशीन्स की बात करें, डिवाइसेस की बात करें, तो हो जाएगा रेट ऑफ कंजम्पशन और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ रहे हो? माने कोई भी डिवाइस किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है या किस रेट से एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, तो ये एक साथ 2 काम कर रहा है, ये एनर्जी कंज्यूम भी कर रहा है। कौन सी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एनर्जी को डिसिपेट भी कर रहा है। कौन सी एनर्जी डिसिपेट कर रहा है? लाइट एनर्जी। तो इनपुट पावर कुछ और होगा, आउटपुट पावर कुछ और होगा। इनपुट पावर का मतलब हो जाएगा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। आउटपुट पावर का मतलब हो जाएगा रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अरे बात समझ रहे हो? और वैसे भी वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्या? एनर्जी। वर्क भी तो एनर्जी का ही ना फॉर्म है। तो मिला जुला के रेट ऑफ डूइंग वर्क कहिए। अच्छा है, इन दोनों को हम एक साथ कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्या कह सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो या तो रेट ऑफ डूइंग ऑफ क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कहिए, चाहे रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कहिए, दोनों का मतलब होगा पावर। ठीक है, हमने देखा है कि जब भी हम कोई रेट देखते हैं वो हमेशा 2 टाइप का होता है। एक होता है कौन सा? एवरेज पावर, और एक होता है इंस्टेंटेनियस। एवरेज कहां देखा जाता है? तो इन अ फाइनाइट टाइम इंटरवल। वेरी गुड। इन अ फाइनाइट टाइम इंटरवल। जैसे 2 सेकंड, 10 सेकंड, 2 मिनट, 10 मिनट, ऐसा टाइम इंटरवल अगर देगा तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? एवरेज देखते हैं। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एन इंस्टेंट। अब देखिए, जब भी हम लोग एवरेज देखते हैं तो हम लोग डेल्टा समथिंग बाय डेल्टा टी लिखते हैं। याद करिए, जब हमने एवरेज वेलोसिटी लिखा था तो हमने लिखा था डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। हे भगवान, क्योंकि वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जब हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन लिखा था तो हमने लिखा था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, क्योंकि वो होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। आज हम लोग एवरेज पावर लिखने जा रहे हैं तो वो हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। और डेल्टा डब्ल्यू का मतलब हो गया नेट वर्क डन। क्या मतलब हो गया? या टोटल वर्क डन। ऊपर में लिखा जाएगा टोटल वर्क डन और नीचे में लिखा जाएगा टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो कभी अगर आपको एवरेज पावर चाहिए तो ऊपर में पूरा वर्क डन लिख दीजिएगा और नीचे में टोटल टाइम टेकन लिख दीजिएगा, आपको एवरेज पावर मिल जाएगा। ठीक है, वही बात जब इंस्टेंटेनियस की होती है तो बाबू ये डेल्टा डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है? डी डी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बिकम डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट होता है, और इसको शॉर्टकट में कभी कभी हम लोग डब्ल्यू से भी डिनोट कर लेते हैं। और ये जो वॉट है वो जेम्स वॉट नाम के एक आदमी थे। आपने सुना है क्या उनका नाम? उन्होंने क्या खोजा था? बल्ब मत बोलना, सवेरे वाला सब बल्ब बोल रहा। जेम्स वॉट ने क्या खोजा था? स्टीम इंजन खोजा था। हाँ, तो उन्हीं के नाम पर ये इसका ऐसा यूनिट वॉट रखा गया है। अदर प्रैक्टिकल यूनिट में एक होता है
HP। HP का मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर होता है। अब बाबू 1 HP जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। अच्छा एक और बात बता दूं, ये जो बाबू वॉट है ना वो जूल पर सेकंड होता है। वॉट का मतलब क्या होता है? कैसे? तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। अरे मतलब यहाँ पर बड़ा सा वर्क डन अपॉन बड़ा सा टाइम, यहाँ पर छोटा सा वर्क डन अपॉन छोटा सा टाइम, लेकिन है तो वर्क अपॉन टाइम ही ना। और पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, बोलो, वर्क का होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड को ही प्यार से क्या बोला जाता है? वॉट बोला जाता है। अगर आप जाके मांग रहे हैं कि हमको 9 वाट का बल्ब चाहिए, इसका मतलब हुआ कि 9 जूल पर सेकंड वाला बल्ब चाहिए। यानी एक ऐसा बल्ब चाहिए जो 1 सेकंड में आपको कितनी एनर्जी देता हो? 9 जूल लाइट एनर्जी देता हो, है कि नहीं? तो ऐसा सब बात है, ठीक है। तो याद रखना वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड और 1 HP बराबर होता है 746 वॉट। अब जैसे क्या है कि आजकल इधर मतलब 50 60 100 सालों में देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। क्या आज से 100 साल पहले क्या इस्तेमाल होता था? मैंने बैलगाड़ी, और उससे भी ज्यादा फेमस था घोड़ा गाड़ी। घोड़ा का इस्तेमाल होता, लड़ाई वड़ाई होता था, लोग घोड़ा से जाता था, है कि नहीं? क्या बाबू? हाँ, रथ वगैरह में घोड़ा इस्तेमाल होता था। तो सबसे ज्यादा फेमस ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम कौन था? घोड़ा था ना। बाद में जब घोड़ा गाड़ी को मोटर गाड़ी से रिप्लेस किया जाने लगा तो हम लोग कंपेयर करने लगे कि फलाना मोटर गाड़ी जो है वो घोड़ा गाड़ी के रेस्पेक्ट में कितना पावरफुल है। अब मान लो 5 घोड़ा मिलके किसी लोड को 1 घंटे में कहीं से कहीं पहुंचाता है, अरे बोलो, और उतने ही लोड को कोई मोटर कार जो है वो 1 घंटे में अगर वहां से वहां पहुंचा देता है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो मोटर कार जो है वो 5 घोड़ों के बराबर है कि नहीं? तो उसका पावर बोला जाएगा 5 HP। क्या बोला जाएगा? 5 हॉर्स पावर। तो ऐसे ही कंपेयर किया गया। अब बाद में जब पढ़ाई लिखाई सब हुआ तो पता चला कि 1 हॉर्स पावर लगभग कितने के बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। बोलिए ना। चलिए ऐसी है बात। अब एक और बात सुन लीजिए। बात ऐसा है कि हम लोग जो इंस्टेंटेनियस पावर अभी देखे थे जो कि होता है dW बाई क्या? dt। तो dW का मतलब छोटा सा वर्क डन, और बाबू जो छोटा सा वर्क डन होता है वो तो होता है F डॉट ds। होता है ना? अरे होता है ना। और नीचे में क्या है? dt। कौन बताएगा कि ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो ये बन जाएगा F डॉट v। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा है इधर और उसकी वेलोसिटी है, अब बीच का एंगल कितना है? अगर कोई पूछेगा जस्ट इस समय बताओ कितना पावर डिलीवर कर रहा है ये फोर्स, तो हम लोग इसको तोड़ के क्या लिखेंगे? F इंटू वी इंटू कॉस थीटा। एफ वी कॉस थीटा। क्लियर है? ऐसा करके हम लोग लिख देंगे। तो ये चीज आप देख लीजिए, सब आपकी किताब में लिखा हुआ है, देखिए। है ना बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है AI जो कि अब जेई मेन बन चुका है, 2004 में पूछा था। और बॉडी ऑफ मास कितना? तो m मास का एक बॉडी है और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब हुआ कि t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। यही जीतेगा। t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट में है और फिर कह रहा है कि फ्रॉम रेस्ट टू कितना? v1। फ्रॉम रेस्ट टू कहां है? खोजोगे? ओ, एक्सेलरेट कर रहा है ये। ठीक है, कोई बात नहीं है। t इज इक्वल फ्रॉम रेस्ट टू क्या? v1 इन टाइम t1। तो कहने का मतलब है कि किसी t1 टाइम में किसी t इज इक्वल टू उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v1 हो जाती है। ये डेटा दिया हुआ है। फिर बोलता है एज अ फंक्शन ऑफ क्या? टाइम। यानी किसी भी t टाइम पे आप बताइए इंस्टेंटेनियस पावर इस बॉडी का कितना होगा। तो मान लो बाबू किसी t टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है वो अभी यहां है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? कुछ v है।
अरे बोलिए ना, वेलोसिटी कितनी है, v है, तो हमको इस टाइम पे बताना है पावर कितना होगा। नहीं समझे, कहाँ बताना है, यहाँ पर पावर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हमको इनिशियल अच्छा इसको हम लोग t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t1 के लिए अगर सॉल्व करें ना, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू क्या, t1, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। बताइए, अच्छा यहाँ से वहां तक जाने में टाइम कितना लगा है, तो टाइम लगा है t1। अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं। बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v1। तो क्या हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? ये जो डेटा दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि आप यहाँ से क्या निकाल सकें, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन चूंकि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो हम आराम से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की जगह पे v1, u की जगह पे 0, a की जगह a और t की जगह t1। आप बताइए यहाँ से a इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, v1 बाई t1। ये देखिए हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब एक काम किया जाए, चूंकि हमसे पावर पूछ रहा है और पावर का फॉर्मूला होता है F डॉट वी, इंस्टेंटेनियस पावर होता है F डॉट, और F का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो हम निकाल ही लिए हैं, मास से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स मिल जाएगा, लेकिन हमको V तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको T इज इक्वल टू T पर पावर चाहिए। अरे बोलिए, तो एक काम करते हैं, अब हम यहां से यहां तक के लिए अलग से सॉल्व करते हैं। यानी हम अब बात करने जा रहे हैं फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू कहां तक, t तक। इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, बोलो टाइम कितना लगा है, t लगा है, नहीं एक्सेलरेशन कितना है, तो v1 बाई t1 है, और हमको पता करना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। एक बार फिर से इक्वेशन कौन सा यूज किया जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज किया जाएगा। तो बताइए v की जगह पे तो v रखेंगे, u की जगह पे 0, a की जगह पे क्या रखेंगे, v1 बाई t1, और यहां आ जाएगा क्या, t। तो इस तरीके से हमको v मिल गया v1 t डिवाइडेड बाई कितना, t1, इतना मिल गया। अब हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है f इंटू वी इंटू कॉस थीटा होता है। तो तुम बताओ बाबू कि एक्सेलरेशन चूंकि इधर है, अरे एक्सेलरेशन इधर होगा तभी ना वेलोसिटी इधर बढ़ी है, तो एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स भी तो, अरे फोर्स भी तो इधर ही होगा, तो फोर्स भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, तो 0 डिग्री हो जाएगा। अब f की जगह पे हम लोग m इंटू ए रख लें, नहीं बोलोगे, m इंटू ए, और उसके बाद v, और उसके बाद cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब चलिए फाइनल आंसर लिखा जाए, पावर इज इक्वल्स टू m की जगह m रहने दीजिए, a की जगह पे आप लिख दीजिए v1 बाई t1, तो ये हो गया v1 बाई क्या, और v की जगह पे क्या रखेंगे, v1t डिवाइडेड बाई t1, तो ये v1t डिवाइडेड बाई क्या, t1, ऐसा करके आएगा। तुमको दिखाई दे रहा है ये, सुनो, अब सुनो ध्यान से, m की जगह क्या, m, a की जगह पे क्या लिखोगे, v1 बाई t1 लिखोगे, बोलो जल्दी, और बताओ v की जगह क्या लिखोगे, तो v1 t डिवाइडेड बाई क्या, t1। अब तुम बताओ तो कितना आया, ये m आया, v1 मिलके v1 का स्क्वायर, और t तो रहेगा, और डिवाइडेड बाई t1 का, t1 मिलकर t1 का स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन है, खोज के बताओ। ओहो, डी नंबर ऑप्शन है, तो हो जाएगा ये सही आंसर। ठीक है, बोलो, पहले ये यहां से लेकर यहां तक के डेटा से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन, फिर उस एक्सेलरेशन का यहां से यहां तक यूज करके हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी, और एफ वी कॉस थीटा करके हम लोगों ने पावर निकाल ली। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए कह रहा है कि पावर ऑफ अ वाटर पंप इज कितना, हाँ तो दिया हुआ है पावर 2 किलो वॉट। तो बाबू रे किलो का मतलब होता है
2000 2000 वॉट का ये 2000 वॉट पावर का ये वाटर पंप है, ठीक है। अब सुनिएगा, इफ G इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड का, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर्स। अच्छा, तो पंप का काम क्या होता है? पंप का काम होता है कि जमीन में से पानी खींच के टंकी में पहुंचा देना एक पाइप के जरिए। बोलिए जल्दी, यहीं पे लगा होता है कहीं पे पंप, बोलिए। तो पंप करता है क्या? पानी पे फोर्स लगा के ऊपर पहुंचाता है। जैसे नॉर्मल हम लोग फोर्स लगा के इस पेन को ऊपर लेके जा रहे हैं, पंप भी पानी पर फोर्स लगा के उसको ऊपर चढ़ाता है। अरे बोलो, तो मान लो बाबू कि पूरा m मास का जो पानी है उसको पंप ने, वो सुन रहे हो, किसने, कितना हाइट ऊपर, 10 मीटर हाइट ऊपर पहुंचा दिया। मैंने m मास के पानी को यहां से उठा के उसने यहां भेज दिया। और ये काम होने में समय कितना लगाना है आपको? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हुआ, मैंने t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से अगर उठाना है तो t इज इक्वल टू 60 सेकेंड तक यहां पहुंचा देना है आपको। अरे यही ना बोल रहा है, ये यही तो करना है हम लोगों को। अब एक बात बताइए, जब पानी यहां था तो क्या था? रेस्ट में। जब पानी यहां पहुंच गया तब भी कैसा है? भले पानी पाइप में फ्लो कर रहा है, लेकिन एक बार टंकी में पहुंच गया तो पानी कैसा है? यानी काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज नहीं हुआ है। और हमने पढ़ा है कि इफ चेंज इन क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा है क्या ऐसा? अब यहाँ जब पानी ऊपर जा रहा होगा तो दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ पंप। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होगा? पंप का ही ना वर्क डन होगा। तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन बाय पंप इज इक्वल्स टू हो जाएगा, वर्क डन बाय पंप इज इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप बताइए, किसी m मास के ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर कर दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ जाता है? प्लस में mgh की माइनस में mgh? पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाने का मतलब हुआ कि अरे प्लस mgh ना हो जाएगा? बोलो। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, हम जानते हैं कि पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। तो अगर हमको पता करना है कि वर्क डन बाय पंप कितना हुआ है तो क्या करेंगे? पावर ऑफ पंप इनटू टाइम कर लेंगे। अरे बोलिए ना। और ये हो जाएगा आपका m, g और h। अब चलिए सारी वैल्यूज पुट की जाए जो जो हमको पता है। सबसे पहले बताइए, पावर ऑफ द पंप कितना दिया हुआ है? 2000। और वॉट का मतलब क्या होगा? जूल पर सेकंड, अपना जो भी है, फिलहाल वॉट ही लिखते हैं हम लोग। ये बताइए टाइम कितना दिया हुआ है? 60 सेकंड दिया हुआ है। मास हमको नहीं पता है, जी की वैल्यू हमको कितनी रखनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट कितना है? हाइट जो है वो 10 मीटर है। हाइट कितना है बताइए? 10 मीटर है। चलिए वैल्यूज हमने सब पुट कर ली, ठीक है। अब यहाँ से तुम ध्यान से देखो बाबू, तो ये 10 और 10 मिल के क्या होगा? 100। तो इससे 2 गो जीरो तो यहाँ से गायब हो गया। 6 दूना कितना? 12। अब 12 के ऊपर 1 और 2 गो जीरो, 1200 आएगा। तो मास जो होगा, मास वो कितना होगा? 1200 kg। और एक बात याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 kg पर लीटर। 1 kg पर, ये लीटर लिखा हुआ है समझना, तो 1 kg पर, यानी कि पानी के केस में 1 लीटर का मास कितना होता है? 1 kg होता है। उल्टा भी बोल सकते हैं, 1 kg का वॉल्यूम कितना होता है? 1 लीटर होता है। पानी के केस में 1 kg 1 लीटर बराबर होता है। बाकी किसी और फ्लूइड के केस में नहीं होता। दूध के केस में ऐसा नहीं होगा। 1 लीटर का मास कुछ 900 या 800 समथिंग होता है, 990 होता है, हैं? हाँ हो सकता है। 1 kg दूध का मास कितना होता है? बस 990 ग्राम होता है, ठीक है। लेकिन बाबू एक लीटर, हाँ ठीक है, 1 लीटर पानी का मास कितना होगा? एग्जैक्टली 1 kg होगा। तो अगर इसी चीज को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करें तो 1200 kg कितना बन जाएगा?
1200, तो 1200 लीटर पानी उस पंप ने ठेल ठाल के पहुंचा दिया है। समझ रहे हो? बस 1 मिनट में कितना 12, ये बहुत खतरनाक पंप है ये। लगभग मान के चलो तो 746 है, 2000 है ना, 7 तिरका 21, लगभग 2.5 HP के आसपास में ये है। हमारे घर में जो पंप होता है वो कितने का होता है? आधा HP या फिर 1 HP, बहुत ज्यादा होगा तो। और ये लगभग 2.5 HP है, तो इसीलिए देख रहे हो 1 मिनट में 1200 लीटर पानी पहुंचा दे रहा है। समझ रहे हो? ठीक। दोबारा समझना है क्या इसको? हाथ उठाइएगा। नहीं? हम आगे बढ़ जाएं फिर? चलिए।